Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। देखिए दोस्तों, हमारी मैरिज के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन चल रही है। इसमें हम 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। दिस इज द 5th वीडियो। आज हम और कुछ चीजों को इस सीरीज में इंक्लूड करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और दिस इज ए 5 सेकेंड्स एक्टिविटी। सब्सक्रिप्शन को प्रेस ही करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके अगर हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको और ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी और हमारी जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। और हमारी पिछली जो वीडियोस अपलोडेड हैं, करीब 300 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में देख के भी आप जो है सेलेक्ट करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैरिज में आप कितने सफल होंगे या असफल होंगे, कितने खुश रहेंगे या ना खुश रहेंगे, क्या मैरिज में आपके सेपरेशन के योग है, डाइवोर्स के योग है, या हार्डशिप में मैरिज में आप बने रहेंगे, या खुशहाली से आप मैरिज को निकालेंगे, ये सारी चीजों पे ही हमारी चर्चा चल रही है। और आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपके मैरिज के घर में कुछ डिस्टरबेंस है, विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, तो उसके साथ आप मून की स्टडी जरूर करें, बिकॉज मून का मैरिज से एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मून से हम अपना माइंड देखते हैं, अपनी इमोशंस देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं। अगर हमारा मून भी खराब पड़ा हुआ है किसी भी हाउस में, डेबिलिटेटेड है, 6th, 8th, 3rd या 12th में है, या डेबिलिटेशन में है, या फिर केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, क्लोज कंजंक्शन में, लेस देन 10 डिग्रीज की क्लोज कंजंक्शन में बैठा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए, और मैरिज का घर भी आपने चेक कर लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपकी और ज्यादा बढ़ गई। आप ये समझ लीजिए कि मैरिज में आपको एक संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। और दूसरा प्लैनेट जो देखना होता है वो देखना होता है सूर्य। नीच का सूर्य कहीं भी पड़ा हो चार्ट में, वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। इट ऑल्सो एड टू द मैलेफिक इफेक्ट ऑफ मैरिज। यानी कि एक तो मैरिज का घर खराब है, दूसरा सूर्य नीच का पड़ा हुआ है, तो यहां पर चांसेस मैरिज के खराब होने के बढ़ जाएंगे। तीसरा शनि आपके चार्ट में अगर एक्सॉल्टेड है, तो नीच का शनि नहीं, एक्सॉल्टेड शनि। एक्सॉल्टेड सैटर्न 7 नंबर में बनता है। 7 नंबर राशि आपके सामने की लोगों की राशि है, पार्टनर की राशि है और विवाह की राशि है, यानी आपके स्पाउस की राशि है। आपके स्पाउस की राशि में अगर एक मैलेफिक एनर्जी बहुत ही पावरफुल हो जाए तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आपकी मैरिज खराब होने के चांसेस बन जाएंगे। तो सैटर्न अगर आपके चार्ट में कहीं भी एक्सॉल्टेड है तो आप ये समझ लीजिए कि इट विल अफेक्ट योर मैरिज। आपके बिजनेस में ये बढ़ोतरी कर सकता है, प्रोस्पेरिटी ला सकता है, एक्सपेंशन कर सकता है, आपको पैसा दिलवा सकता है, लेकिन मैरिज में ये आपको इंफीरियर रिजल्ट्स ही देगा। और चौथा प्लैनेट है शुक्र, जो कि मैरिज का कारक है, इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। अगर शुक्र आपका नीच का पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मैरिज में डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लैनेट्स,
उनका अफेक्ट ये बढ़ा देगा। तो यानी ये 4 प्लैनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी मैरिज की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने के लिए। अगर हम इसमें और किसी प्लैनेट को ऐड करना चाहें तो नीच का मंगल, यानी कि 4 नंबर राशि में मंगल, वो भी तब जब मंगल चौथे घर में हो, उसकी मैरिज के हाउस पे दृष्टि हो, या पहले घर में हो 7वीं दृष्टि हो, या फिर 12वें घर में हो 8वीं दृष्टि हो। यानी कि मंगल अगर नीच का है चार्ट में तो वो मंगल की दृष्टि जरूर होनी चाहिए शादी के घर पे, तभी शादी का घर खराब ज्यादा होगा। तो ये वाले प्लैनेट्स पे भी आपने नजर मारनी है। अब इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि मैं ब्रीफ में बता देता हूं ताकि आपको लगे कि चलो यार कुछ लॉजिक नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, 7 नंबर राशि शादी की ही राशि है, स्पाउस की राशि है। नीच का सूर्य एक वैनिटी, ईगो और अननेसेसरी प्राइड देता है मैरिज में। इस इंसान में कोई ज्यादा क्वालिटीज नहीं होती जिसका नीच का सूर्य होता है, लेकिन उसमें घमंड पूरा होता है, ईगो पूरा, एग्रेशन पूरा होता है, बात बात पे वो अड़ जाता है, जो मैरिज को डिस्टर्ब करता है। और ऊंच का शनि, तो ये दोस्तों ऐसे मानिए कि एक मैलेफिक एनर्जी है, या इसको हम अगर क्रूड वर्ड्स में एक एग्जांपल दें तो एक तंग करने वाला इंसान है जो कि थोड़ा सा खराब है, मतलब नेगेटिव माइंडेड है, उसको हमने पावरफुल बना दिया तो अब वो निरंकुश बन गया। अब वो किसी को नहीं सुनेगा, किसी से नहीं डरेगा और आपको परेशान करेगा। ये ऊंच के शनि की बात है, क्योंकि शनि कभी जीव कारक नहीं है, मतलब रिश्तों में शनि देव कभी काम नहीं करते। अच्छा हाँ, व्यवसाय में काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, मशीनरी में करते हैं, और दुनिया भर के काम है, चाहे वो तेल का काम हो, पेट्रोलियम का हो, मशीनरी का हो, फैक्ट्रीज हो, वर्कर्स का हो, लेबर का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, जमीन के नीचे के खनिज पदार्थों का हो, बहुत काम है शनिदेव, अनंत काम है। लेकिन रिश्तों को निभाने में शनिदेव ठीक नहीं है, क्योंकि शनि एक ड्राई और कोल्ड प्लैनेट है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है रिलेशनशिप को खराब कर देती है, ड्राइनेस खराब कर देती है, क्रूडनेस खराब कर देती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस खराब कर देती है। तो सैटर्न को आप ऐसे समझिए जैसे एक इंसान आपको होए करके बात कर रहा है, बस यही है। यह क्यों नहीं हुआ अभी तक? दिस इज द स्टाइल ऑफ सैटर्न। तो ये चीजें दूसरा आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चाहे आपका स्पाउस हो, या आपका बच्चा हो, या आपके पेरेंट्स हो, मदर हो। तो कहने का मतलब है, इसलिए रिश्तों में शनिदेव इज नॉट ए वेरी वेरी कंपैटिबल प्लैनेट। अब आ जाते हैं शुक्र। शुक्र दोस्तों शादी का कारक ही है। शादी का कारक ही अगर वीक हो गया तो आपको प्लेजर्स में, यानी फिजिकल प्लेजर्स में आपको मजा नहीं आएगा, मन ही नहीं करेगा। और शुक्र अगर एग्जॉल्ट हो गया, यानी एग्जॉल्टेड वीनस भी खराब है, तो आपको शादी से बाहर ले जाएगा। जिस घर में होगा, अगर किसी ऐसे घर में फंस गया, यानी कि चौथे में फंस गया, चौथा घर में शनि बहुत ज्यादा पावरफुल, शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, दिशा बल मिल जाता है, तो उसे बस वही प्लेजर्स चाहिए, सेक्स प्लेजर्स चाहिए। 8वें में आ गया हिडन प्लेजर्स, 12वें में आ गया वो भी सीक्रेट प्लेजर्स का घर है, बेड प्लेजर्स का घर है, 3रे में आ गया संघर्ष में आ गया। तो यानी कि एग्जॉल्टेड वीनस इज इक्वली रिस्की फॉर मैरिज। लेकिन एग्जॉल्टेड वीनस में आप फिजिकल प्लेजर्स ले सकते हो, यू कैन एंजॉय, बट आउटसाइड मैरिज इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज, क्योंकि इसने आपको मैरिज से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश करनी है। तो इसलिए एग्जॉल्टेड वीनस और डेबिलिटेटेड वीनस दोनों ही शादी के लिए खराब है। अब आगे चलते हैं।
चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्र से हम अपनी इमोशंस और माइंड देखते हैं। अगर हम मेंटली उदास हैं, खुश नहीं है, एक सोच है, टेंशन है माइंड में, या यूं कहना चाहिए नेगेटिविटी है, तो डेफिनेटली हम पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है। और मैरिज के बाद पर्सनल लाइफ क्या है? पर्सनल लाइफ आपकी आपके स्पाउस के साथ है या मदर के साथ है। मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और मन का कारक है। शादी में मून का बहुत बड़ा रोल है। और नेक्स्ट प्लैनेट हमने डिस्कस किया है मंगल। नीच का मंगल इंसान को इमोशनल एग्रेसिव बना देता है जब तक किसी अच्छे नक्षत्र में ना पड़ा हो। 3 नक्षत्र मिलते हैं 4 नंबर राशि में। शनि के नक्षत्र में थोड़ा ठहराव आ जाता है, लेकिन शनि फिर एग्रेशन दे देता है। और बुध के नक्षत्र में वो भी वही मिलता है, आश्लेषा नक्षत्र 4 नंबर साइन में ही मिलता है। बुध के नक्षत्र में मंगल वैसे भी एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टॉकेटिव हो जाता है। उसकी टॉक्स में एग्रेशन मिलता है और इमोशनल एग्रेशन भी मिलता है। 4 नंबर राशि इमोशंस की है। और इसके साथ साथ यहां एक पुनर्वासु नक्षत्र है, वो गुरुदेव का नक्षत्र है, वहां ठीक है। तो यहां पर मंगल का एग्रेशन का मतलब ये है, अगर उसने शादी के घर पे दृष्टि डाल दी तो शादी के मतलब स्पाउस के साथ इमोशनल एग्रेसिव हो जाएगा। बात पे इमोशनल एग्रेसिव। आपकी वाइफ है तो इमोशनल एग्रेसिव हो जाएगी, रोने भी लग जाएगी, आपको उल्टा सीधा बोलने भी लग जाएगी। हस्बैंड है तो वो भी रोएगा तो नहीं, लेकिन इमोशनल एग्रेशन में आपको उल्टी सीधी बातें कर देगा। हो सकता है आपको पुश कर दे, ये कर दे, वो सारी चीजें भी हैं नीच के मंगल के साथ। तो ये वाले प्लैनेट्स खतरनाक है। अब शादी को बिगाड़ने में और कौन से प्लैनेट्स हैं, इनकी तो दशा आपने देखनी है। शादी को बिगाड़ने के लिए राहु और केतु, ये भी मैलेफिक एनर्जीज हैं। अगर शादी के घर में शनि देव बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि आ जाए तो ये विवाह लगभग खराब ही रहेगा। केतु की दृष्टि आ जाए 5वीं या 9वीं, भाई 7वीं में तो वही बैठा होगा, या राहु बैठा होगा या केतु बैठा होगा। अगर 5वीं या 7वीं दृष्टि केतु की आ जाए या राहु की आ जाए और शादी के घर में भी 2 खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो ये शादी लगभग डिस्टर्ब हो जाएगी। और शादी के घर में अगर मंगल, सूर्य, चंद्र जैसे प्लैनेट पड़े हुए हैं जो कि मैलेफिक हैं या मैलेफिक हाउसेस से आए हुए हैं, 3रे, 6ठे, 8वें, 12वें से आके बैठे हुए हैं, और उस पे शनि और राहु की दोनों की दृष्टि आ गई, फिर तो शादी को बचाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज सैटर्न एंड राहु आर एब्सोल्युटली मैलेफिक एंड वायलेंट एनर्जी। और इन दोनों की एनर्जी में राहु इंस्टेंट एक्शन लेता है, इंस्टेंट काम करता है डिस्ट्रॉय करने का किसी भी चीज को। शनि धीरे धीरे करते हैं, बस यही फर्क है दोनों में। ऐसे ही केतु एकदम करता है, शनि धीरे धीरे करते हैं। बट दीज आर वेरी वेरी पैथेटिकल एनर्जीज। रिलेशनशिप की बात हो रही है हमारी, बिजनेस की बात नहीं हो रही। कहीं कुछ लोग कहते हैं अरे राहु तो बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत पैसा दे देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, केतु भी सडन वेल्थ दे देता है। ये हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। उसकी वीडियोस बनाएंगे तो फिर उनके हम प्रो एंड कॉन्स भी आपको बताएंगे। और दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। शादी के घर में 3 या 4 प्लैनेट्स का बैठना हमेशा खराब होता है, चाहे वो फ्रेंड्स ही हो। खराब इसलिए होता है क्योंकि शादी के घर में लोड बढ़ जाता है, और शादी के घर में जितना लोड बढ़ेगा उतनी शादी में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। यानी कि कई हाउसेस की एनर्जी और प्लैनेट्स की एनर्जी एक ही हाउस में इकट्ठी होगी शादी के घर में। और शादी एक बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही एक ऐसा मतलब हाउस है जहां पर हमारा विवाह जो है छोटी छोटी चीजों को बांध के ही चलता है। तो ये एनर्जीज खराब कर देती है। हाँ, शादी के घर में अगर 3 या 4 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठ जाएं और वो किसी एक ही नक्षत्र में हो और उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, यानी कि 9th हाउस में प्लेस्ड हो, 5th में प्लेस्ड हो, लगन में प्लेस्ड हो, या वहीं बैठा हो, तो फिर ये
मैलेफिक इफेक्ट इसका कम रहता है और शादी चल जाती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर शादी के घर में 4 प्लैनेट्स पड़े हुए हैं और वो सपोज गुरु के ही नक्षत्र में पड़े हुए हैं और गुरु भी वहीं बैठे हुए हैं, तो चल जाएगी शादी। और गुरु अगर 5वें में चले गए, 9वें में चले गए, लगन में चले गए, चौथे में चले गए, तो भी चल जाएगी। अगर गुरु ही कहीं मैलेफिक हाउस में बैठ गए तो शादी का चलना नामुमकिन सा हो जाएगा। और दोस्तों, और देखिए, कोई भी प्लैनेट्स शादी का घर उठ के किसी भी जगह चला जाए, शादी का प्लैनेट उठ के चौथे घर में भी चला जाए सपोज, लेकिन छठे घर का स्वामी भी वहीं आके बैठ जाए, 8वें का भी वहीं आ जाए या 12वें का भी वहीं आ जाए, तो शादी में प्रॉब्लम्स तो चलेंगी, लेकिन शादी चलेगी, टिकेगी, क्योंकि चौथा घर इन्वॉल्व हो गया। लेकिन लड़ाई झगड़ा रहेगा, क्योंकि शादी के जो प्लैनेट है, सपोज शादी के घर में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है और गुरुदेव प्लैनेट है, गुरुदेव चौथे में बैठ गए और 8 नंबर राशि का जो मंगल है वो 8वें घर का, छठे घर का स्वामी है, छठे घर का स्वामी भी वहां बैठ गया। अब छठे घर के स्वामी का लगन भी मंगल का होगा, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन कोई ऐसा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज नीचे 5 नंबर है, सूर्य है, सूर्य देव चौथे घर में बैठ गए और 4 नंबर का चंद्र जो है छठे घर का स्वामी भी वहां बैठ गया, तो शादी में लड़ाई झगड़ा चलेगा। यहां पर चंद्र, क्योंकि ऊपर 11 नंबर राशि है, लगन ये शनिदेव का है, शनिदेव के लगन में चंद्र मारक है और छठे घर का स्वामी है, और 5 नंबर जो है वो 7वें घर में पड़ा हुआ है। 5 नंबर का स्वामी सूर्य अगर चौथे घर में बैठ जाए, साथ में छठे घर का स्वामी चंद्र भी बैठ जाए, तो शादी में दिक्कत रहेगी, लेकिन शादी चलेगी। क्योंकि यहां देखो, एक मैलेफिक एनर्जी है, छठे घर से आके बैठा हुआ है, लेकिन बैठा चौथे घर में, चौथा ऑस्पिशियस हाउस है। ऐसे ही 5वें में बैठ जाए तो भी चलेगी, लेकिन दिक्कत रहेगी। अब क्या है कि अगर सपोज इसी सेम एग्जांपल में सूर्य देव 12वें घर में बैठ गए और चंद्र भी वहां बैठ गए, तो शादी में का चलना मुश्किल हो जाएगा। 8वें में सूर्यदेव बैठ गए और चंद्र भी 8वें में आकर बैठ गया। एक तो शादी का लॉर्ड ऑब्स्टेकल के घर में बैठ गया, दूसरा छठे घर का स्वामी जो कि डाइवोर्स और डिस्प्यूट का भी घर है, वो भी वहीं आके बैठ गया। तो शादी में ऑब्स्टेकल्स और फिर डाइवोर्स चलेगा। 12वें में आ गया तो भी सेपरेशन के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर शादी में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है, तो शादी ब्लेस्ड रहेगी। अगर 9th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो शादी फॉर्चुनेट रहेगी, आदमी प्रॉस्पर करेगा, शादी के बाद उसकी डेस्टिनी शाइन करेगी, इंप्रूव करेगी। और जितने ज्यादा प्लैनेट शादी के लॉर्ड के साथ बैठ जाएंगे उतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और राहु और केतु अगर शादी के प्लैनेट के साथ कहीं भी बैठ जाए तो ज्यादा दिक्कत करेगा। और फिर अगर वो 2 प्लैनेट, जैसे सपोज शादी के घर का लॉर्ड चौथे में बैठ गया और केतु के नक्षत्र में बैठ गया और केतु 8वें में बैठ गया, तो शादी में ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। शादी चलेगी तो सही, लेकिन ऑब्स्टेकल्स के साथ चले, मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये चीजें आपको रिजल्ट्स देंगी। आई थिंक हमने बहुत घुमा फिरा के आपको बता दिया है, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, आदमी का अपना पैशन होता है जो एस्ट्रोलॉजी सिखा देता है। एक थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए इंसान को। हमने आपको बहुत कम से कम 50 आइडियाज दे दिए इसी वीडियो में ही। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि यार कहाँ कौन कौन सा कंजंक्शन शादी को डिस्टर्ब रखेगा, कौन कौन सा प्लेसमेंट या कंजंक्शन शादी को ठीक रखेगा और कौन सा भाग्यशाली रखेगा, इतना तो आपको पता लग ही गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है।
And if you want to contact us for any astrological consultation, you can contact us, or else we'll see you tomorrow. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot.